नमस्कार। आप सभी का माँ गोबर स्टडी पे एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे सिक्स चैप्टर त्रिभुज पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में 6.3 और 6.4 परिमेय पढ़े थे लोग। दोनों में क्या था? पहला में था डबल ए ट्रिपल ए, कोण एंगल 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 वाला था, यानी एंगल एंगल दिया था, साइड साइड हमको लाना था और साबित कर देना था। दूसरा में दिया था साइड साइड दिया था, एंगल एंगल लाना था और हमको समरूप साबित कर देना था। लेकिन हमको 6.5 भी इससे ही मिलता जुलता है। इसमें क्या दिया हुआ है? एस ए एस, साइड एंगल साइड दिया हुआ है और इसके आधार पे हमको क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, इसके आधार पे हमको समरूप सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं जिस तरह दोनों में हम लोग बनाए थे उसी तरह इसमें भी बनाएंगे। कोई भी अप्रोच चेंज नहीं होगा। अगर हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग अप्रोच लगाइएगा तभी ये चैप्टर क्या हो जाता है? टफ बन जाता है। जब हर क्वेश्चन को एक ही पैटर्न से समझ समझ के बनाएंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल टफ नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? आप उस अगर दोनों वीडियो को नहीं ध्यान से देखें तो पहले उसको देखिए, उसको देखने के बाद ही इसको देखना है, क्योंकि उसको देख लीजिएगा तो इसको इसमें ज्यादा दिमाग लगभग नहीं करेगा। समझे? बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। कह रहा है यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। तो हमने एक त्रिभुज लिया एबीसी, इसका कोण मान लिए ए। दूसरे त्रिभुज डी ई एफ, इसका मान लिए डी। ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। इसी कोण को बराबर मान लीजिए। कोण ए किसके बराबर है? कोण डी के। तथा इन कोण के अंतर्गत करने वाले भुजाएं, इसका मतलब क्या होता है? इन कोण के अंतर्गत करने वाले भुजाएं का मतलब ये होता है कि इस कोण से सटा हुआ भुजा कौन सा है? ए बी और ए सी। तो फिर ये कोण बराबर है, इस कोण से सटा हुआ भुजा कौन है? डी ई और डी एफ। अंतर्गत करने वाले भुजाएं समानुपाती हो, यानी इसके बटा में रखने पर, यानी हम जब ए बी बटा में डी ई रखे और ए सी बटा में डी एफ रखे तो उसका अनुपात क्या होगा? बराबर हो, समानुपाती हो। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज कंडीशन लागू करते हैं, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और ये कैसे होते हैं इसको हमको क्या करना है? हमको साबित करना है। तो हम बताए थे साबित करने का 4 स्टेप। पहला, दिया हुआ को लिखते हैं। दूसरा, जो साबित करना है उसको लिखते हैं। और तीसरा, अगर उसमें रचना की जरूरत होती है जिसकी सहायता से हमको प्रमाण करने में आसानी हो तो हम रचना करते हैं, तीसरा स्टेप। और चौथा, प्रमाण करते हैं। बात समझ में आ गया? तो हम लोग करते हैं। पहला काम क्या करेंगे? गिवन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि एबीसी तथा डीईएफ, एबीसी तथा डीईएफ दो त्रिभुज हैं। एबीसी तथा डीईएफ दो त्रिभुज हैं जिसमें जिसमें कोण ए किसके बराबर है? कोण डी के। कोण ए बराबर कोण डी तथा ए बी बटा में डीई, ए बी बटा में डीई इज इक्वल टू ए सी बटा में डी एफ। यही तो बोला है कि कोण ए, एक कोण बराबर होना चाहिए, तो एक कोण हम इसी को बराबर माने हैं, कोण ए कोण डी के। और इसके अंतर्गत भुजा क्या हो? समानुपाती हो। तो अंतर्गत भुजा ए बी है तो ए बी के समानुपाती हो गया डीई और ए सी के समानुपाती कौन हो गया? डी एफ। समानुपाती है। तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डीईएफ। हमने 4 स्टेप में 2 स्टेप का काम कर लिया। पहला गिवन, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा हमारा काम है रचना। चूंकि इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं होता है इसलिए हमको रचना करना हमारी मजबूरी बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादा रचना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन थ्योरम में रचना करना मजबूरी बन जाती है। तो हम रचना करते हैं। रचना हम क्या कर सकते हैं थोड़ा देखते हैं। देखिए रचना आप देखिए ध्यान से। हमने जो इसके पिछले 2 थ्योरम में किया वही रचना करेंगे। हम डीई पर एक ऐसा बिंदु लेंगे जहां से डी से ऐसा बिंदु लेंगे जो किसके बराबर हो? ये भुजा किसके बराबर हो? ए बी के। ये मान लेते हैं डी पर एक ऐसा बिंदु लिए पी जो डीपी किसके बराबर है? ए बी के। और डीएफ पर एक ऐसा बिंदु लेंगे क्यू जो डी क्यू जो है किसके बराबर हो? ए सी के। और इस दोनों क्या करेंगे? मिलाएंगे। अब जो हम ले रहे हैं ना उसी को हम लिख देते हैं रचना में। क्या लिखेंगे? हम कहेंगे कि डीई पर एक बिंदु क्या लिया? पी।
DE पर एक बिंदु DE पर एक बिंदु P तथा DF पर एक बिंदु Q, DF पर एक बिंदु Q इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया। किस प्रकार लिया बाबू? ये इस प्रकार लिया कि DP किसके बराबर हो? AB के। DP बराबर हो AB के तथा DQ बराबर हो AC के। इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया इस प्रकार लिया कि DP बराबर AB तथा DQ बराबर AC, और क्या किए? और P से Q को मिलाया, P से लिया और P से Q को मिलाया। ये हो गया आपका रचना। इतना रचना हो गया। अब हम जाएंगे, 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब हम चौथा स्टेप की ओर जाएंगे। कौन सा? प्रमाण। ठीक है, जो रचना दिया हुआ है इसी की सहायता से हम प्रमाण करते हैं। तो हम चलेंगे प्रमाण की ओर। प्रमाण में क्या करना है? जो दिया हुआ होता है उसका उपयोग करके हम धीरे धीरे, दिया हुआ है उसका और रचना की है उसका, इस दोनों का उपयोग करके हम प्रमाण करते हैं। दिया क्या है बताइए? तो दिया हुआ है कोण ए बराबर है किसके? कोण डी के। ए बराबर है कोण डी के, और अनुपात बराबर किसके है? अनुपात यानी ए बी बराबर बटा में है डीई और एसी बटा में है डीएफ। ठीक है, तो हम करते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे, ये दोनों त्रिभुज में। फिर दिया क्या देखते हैं, देखिए पहले क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है आपको कि कोण ए किसके बराबर है? कोण ए बराबर है कोण डी के। ये हमको गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है बताइए? ए बी बटा में डीई, ए बी बटा में डीई, ए बी बटा में दिया हुआ है डीई बराबर दिया हुआ है ए सी बटा में डीएफ, ये दिया हुआ। अच्छा, ये ए बी को हम रचना में क्या मान रहे हैं? डीपी, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? ए बी की जगह हम लिख सकते हैं डीपी, डीपी बटा में डीई इज इक्वल टू ए सी को क्या लिख सकते हैं हम? डीक्यू, डीक्यू बटा में डीएफ। अब ये दोनों को देखिए तो थोड़ा, डीपी बटा में डीई और डीक्यू बटा में डीएफ दिया हुआ। डीपी बटा में डीई और डीक्यू बटा में डीएफ, ये अनुपात में है। और जब अनुपात में होते हैं तो ये क्या होते हैं? दोनों भुजाएं समानांतर होते हैं। कहां से? थेल्स प्रमेय के विलोम से। जब अनुपात में दिए हैं डीपी बटा में डीई और डीक्यू बटा में डीएफ, तो क्या होता है? थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। तो अब इससे क्या हो गया? इसलिए PQ समानांतर किसके हो गया? EF। PQ समानांतर किसके हो गया? EF। अब इसके आगे जो हम ऊपर से लिखते हैं, यहाँ तक लोग समझ में आया? पहले हमने क्या किया, एक बार सब समझाते हैं आपसे। देखिए दिया हुआ था कि ABC और DF एक दो त्रिभुज है जिसमें कोण A कोण D के बराबर है, और AB बटा में है DE और AC बटा में है DF। और सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। हमने रचना किया कि AB के बराबर में हमने DP ले लिया और AC के बराबर में हमने DQ ले लिया। ऐसा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में समरूप सिद्ध करेंगे। तो ए भुजा इसके और ए भुजा इसके बराबर ले लिया, तो मैंने रचना किया और उसको मिला दिया। अब हम प्रमाण कर रहे हैं। प्रमाण में कोण ए कोण डी का दिया हुआ है गिवन, इसका भी यूज नहीं है। लेकिन जब वो गिवन में दिया हुआ है कि ए बी बटा में डी और ए सी बटा में डी एफ, तो हम जानते हैं कि ए बी को हम क्या माने हैं? डीपी का, डीपी लिख दिए, और ए सी को क्या माने हैं? डीक्यू का, डीक्यू लिख दिए। और इस दोनों अनुपात को जब हम इसमें देख रहे हैं ना, तो ये क्या है? एक ही त्रिभुज में भुजाएं का अनुपात क्या है? बराबर है। और भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो क्या होता है? PQ समानांतर किसके होता है? EF के होता है। और ई कहां से होता है? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से
हम जानते हैं कि जब भुजाएं अनुपात में होती है तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी, समानांतर होगी। समानांतर होने तो फायदा क्या होगा कि कोण P कोण E के बराबर और कोण Q कोण F के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समानांतर भुजाएं के संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है, और उसका उपयोग करके हम कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो आगे में कहते हैं ऊपर से, तो चूंकि PQ समानांतर है EF के, ये दोनों भुजाएं समानांतर है, तो एक कोण और एक कोण यानी एक कोण इस कोण और एक कोण बराबर होंगे, और फिर ये कोण इस कोण के बराबर होंगे, बराबर होंगे, और ये दोनों तो कॉमन है, ये तो कॉमन है। तो हम त्रिभुज DPQ और DEF में हम कुछ देखते हैं। अब देखिए आप, त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DEF में हम कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि कोण D जो है, कोण D एंड DPQ में भी कोण D है और DEF में भी कोण D है। दोनों क्या है, दोनों में D है कोण, और एक चीज क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। अच्छा, कोण कोण DPQ जो कोण लेते हैं ना वो यहाँ बीच में होता है। DPQ कोण DPQ कोण DEF के बराबर होगा। DEF यानी ये कोण इसके बराबर होगा, कहां से, संगत कोण, संगत संगत कोण। और संगत कोण क्यों क्यों, क्योंकि समानांतर थी। कोण DQP बराबर होगा DFE, कोण DFE। ये भी कहां से, संगत कोण, ये भी कहां से, संगत कोण। समझ में आया। अब ये पूरा ये छोटा त्रिभुज में और ये पूरा बड़का त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये कोण कॉमन है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये छोटका त्रिभुज बड़का त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी त्रिभुज DPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के किस कंडीशन, किस कसौटी से, एंगल 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 ए समरूपता, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा, क्योंकि एंगल दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इस कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और इसको मान लीजिए समीकरण एक, समीकरण एक। कोई दिक्कत, ये छोटका त्रिभुज इस बड़का त्रिभुज से क्या हो गया, समरूप हो गया। अब हम इसके आगे करते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, देखिए आगे हम कर सकते हैं आगे देखिए क्या करते हैं, आगे हम क्या करेंगे कि हम एक त्रिभुज ये ले रहे हैं और एक त्रिभुज ये ले रहे हैं, छोटका छोटका ले रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि कोण A जो है बराबर है कोण D के। कोण A जो है बराबर किसके है, कोण A जो है कोण बराबर है D के। ये कहां से, गिवन, ये दिया हुआ है, कोण A बराबर है कोण D के। उसके बाद हम देख रहे हैं कि AB जो है वो बराबर है DP, बराबर है AB किसके बराबर है, DP के। कहां से, रचना से, रचना में हम लोग किए थे कि AB किसके बराबर होगा, DP से। उसी प्रकार AC जो है बराबर है किसके, DQ के। AB कहां से, रचना से, AB कहां से, रचना से। अब आप ध्यान दीजिए कि दो भुजाएं बराबर हैं और उसके बीच के एंगल, दो भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और उसके बीच के कोण क्या है, बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DPQ के। किस कसौटी से, एस 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 SAS साइड एंगल साइड कसौटी से, ये दोनों का हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब बताइए ये इसके क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब क्या है, जो त्रिभुज ये है, जो त्रिभुज ये है और इस छोटका जो है इस बड़का का समरूप है। तो जब ये बड़का का समरूप है और ये त्रिभुज सेमी है, सर्वांगसम मतलब सेमी है, हम नहीं कह सकते हैं कि ये छोटका जो है इस पूरा बड़का के समरूप होगा।
देखिए नहीं समझ में आया, कैसे देखिए, ये छोटका त्रिभुज जो है, ये छोटका त्रिभुज, ये डी पी क्यू डी ई एफ के समरूप है, और ये छोटका त्रिभुज इस छोटका त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब क्या है, सेम टू सेम। अगर ये ए है तो ये बड़का का क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ क्या है, समरूप त्रिभुज है। और वही हमको क्या करना था, साबित करना था। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप क्या जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, और यही हमको साबित करना था। समझ में कुछ आया? देखिए, ये था छोटका, ये बड़का त्रिभुज के समरूप था। ये पहले का समीकरण बोल रहा था कि डीपीई समरूप है किसके, डीई एफ के। दूसरी का समीकरण बोल रहा था कि ये एबीसी जो है ना, इसके बराबर है। जब ये समरूप सर्वांगसम है, सर्वांगसम मतलब क्या है, बराबर है। जब ये इसके बराबर है और ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो ए बी त्रिभुज इसके क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसलिए ए बी सी डी ई एफ क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, और यही हमको साबित करना था। सबको समझ में आया होगा? बोलिए, आया होगा ना? अब जो हम लोग 3 थ्योरम पढ़े हैं, 6.3, 6.4, 6.5, उसी पर आधारित क्वेश्चन है, उदाहरण है। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आकृति दिया हुआ है, इसमें PQ, ये PQ जो है ये किसके समानांतर है, RS के समानांतर है। PQ समानांतर RS है, तो हमको साबित करना है कि POQ और SOR यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है, साबित करना है। तो हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, देखिए दिया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, गिवन से निकालते हैं। गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है कि समानांतर है, PQ किसके समानांतर है, RS की। PQ किसके समानांतर है, RS की। जब ये दोनों समानांतर हैं तो ये कोण यानी कोण नंबर P और ये कोण, कोण S, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। किससे, एकांतर कोण से। किससे, एकांतर, तिरछा है ना यहाँ पे, इस साइड से दूसरे साइड, एकांतर कोण से क्या होगा, बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार ये Q कोण जो है वो किसके बराबर होगा, कोण आर के, ये भी किससे, एकांतर कोण से। तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों कोण भी बराबर होंगे किससे, शीर्षाभिमुख के। शीर्ष मिला हुआ है, शीर्ष क्या हुआ, मिला शीर्षाभिमुख से। अब इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। उसी को लिख देना है, उसी को लिख देना है, उसी को लिख देना है, ठीक है। तो अब वही चीज को करना है, बताइए, कोण P किसके बराबर है, कोण S के। तो इसलिए जब समानांतर है तो कोण P कोण S के बराबर हो जाएंगे, कहां से, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। कोण Q, कोण Q, कोण किसके बराबर हो जाएंगे, कोण R के बराबर हो जाएंगे, कहां से, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ये क्यों संभव हुआ, क्योंकि दोनों क्या है, समानांतर है। दोनों क्या है, समानांतर, दोनों भुजाएं क्या है, समानांतर है। तो हम इतना ही लिखेंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे दोनों त्रिभुज, देखते हैं त्रिभुज पी क्यू ओ, ठीक है, त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज इसमें एस ओ आर में हम क्या देख रहे हैं, इस दोनों में देख रहे हैं कि कोण P बराबर है कोण S के, कोण Q बराबर है कोण R के, कहां से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण, एकांतर कोण से बराबर है। और कोण O बराबर है कोण O के, किससे, कोण O बराबर, O को हम O ना लिख हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों O आपको कंफ्यूज हो सकता है, तो आप लिखिए कोण पी ओ क्यू बराबर है कोण आर ओ क्यू के, आर ओ एस के। ये कहां से, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाएंगे। और जब ये बराबर हो जाएंगे, तीनों को बराबर हो जाएंगे, तो त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज एस ओ आर से। किस नियम से, तीनों कोण है तो एंगल ए ए ए
समरूपता, समरूपता से ए समरूपता से। बात समझ में आया? और यही हमको साबित करना था, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सिद्ध करना, सिद्ध नहीं करना था, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये ए समरूपता जिस कौन था 6.3 समरूपता था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उदाहरण नंबर 5, आकृति ये दिया हुआ है, इसमें पी का मान ज्ञात करना है। ये ऐसा क्वेश्चन हमने जब पहला वीडियो पढ़ाया था तो उसने बताया था, लेकिन उसी का जो वहां पर हम ज्ञान दे रहे थे ना, उसका यूज यहाँ पे है। देखिए क्या कह रहा है, ये फिगर दिया हुआ है और इसमें जो है कोण पी, कोण पी ढूंढिए कहाँ है, कोण पी यहाँ पे है, इसका मान निकालना है। इसको हम अलग अलग लिखते हैं, यानी कि कोण पी, इसका मान को हमको वाट करना है, ठीक है। तो करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस दोनों का मान को, इसमें हम समान तभी कर सकते हैं जब दोनों त्रिभुज में समरूप हो या सर्वांगसम हो। हमको सर्वांगसम चलना पढ़ना, इस क्लास में पढ़ना नहीं है, समरूप पढ़ना है, तो समरूप पढ़ने का प्रयास करेंगे। कैसे? एक भुजा देखते हैं ए बी, ए बी जो है, सोल्यूशन करते हैं, ए बी दो त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर में हम कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ए बी बटे में ए बी कितना है 3.8, और हम देख रहे हैं कि 3.8 का दुगुना है 7.6, यानी ये भुजा इसके अनुपात में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो ए बी को क्या लेंगे, आर क्यू, ए बी और आर क्यू। तो ए बी है 3.8 और आर क्यू कितना है, आर क्यू है 7.6। इस दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा और जब काटेंगे 38 दूनी कितना हो जाएगा, 76, और 76, यानी कि 1/2, ये आ गया ए बी बटा आर क्यू का अनुपात, यानी कि ए बी इस भुजा और आर क्यू यानी इस भुजा का अनुपात क्या आ गया, 1/2। अब दूसरा भुजा देखते हैं, मान लेते हैं हम बीसी देखते हैं, बीसी कितना है, 6 का दुगुना यहाँ पे 12 दिख रहा है, तो हम पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू तो 6 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 12 है। जब इसको भी काटेंगे तो कितना जाएगा, 1/2। ठीक है, अब क्या बचा, ए बी ले लिए, हम ए बी ले लिए, बीसी ले लिए, ये वाला डबल टिक करते हैं, डबल टिक कर दिए, ए बी ले लिए। अब क्या करें बताओ, तो अब हमको पास ए सी बचा, तो ए सी और उधर क्या बचा, आर पी बचा या पी आर बचा, पी आर इज इक्वल टू, ए सी कितना दिया हुआ है 3√3, और जबकि ये कितना दिया हुआ है 6√3, √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 3 से जब काटेंगे तो 3 दूनी 6, यानी ये भी क्या आ गया 1/2। हम देख रहे हैं कि जो भी भुजा लिए हुए सबका अनुपात क्या है, 1/2, 1/2, 1/2, भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है। और जब भुजा का अनुपात बराबर है तो एस 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 यानी साइड 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 6.4 पर में तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज। लेकिन ध्यान रखिएगा, लिखते समय हम नहीं लिखेंगे ए बी सी समरूप पी क्यू आर, जो संगत है वही लिखेंगे। लिखने का तरीका ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती करता है। देखिए यहाँ पे एक क्या लिखा हुआ है ए बी, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे ए बी। तो दूसरी का त्रिभुज ये किसके संगत है, आर क्यू के, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, आर क्यू। ठीक है, जब हम यहाँ पे ए बी लिखे शुरुआत में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर क्यू। उसके बाद इसमें क्या लिखे हम लोग, बी सी, बी के बाद सी आया, यानी कि सी बी सी, यानी जस्ट यहीं पर लागू हुआ। तो बी सी किससे संगत है, पी क्यू के, पी क्यू में से क्यू यहाँ पर लिख दिए हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पी। ठीक है, क्यू लिख दिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा पी। अब इसको देख लीजिए, ऑलरेडी हो जाएगा एसी, एसी में क्या हो रहा है, पहला लिखे हैं और लास्ट लिखे हैं, तो इसका पी आर, पी आर पहला लास्ट में है कि नहीं है, तो जहां जहां पोजीशन है वहीं वहीं पर होना चाहिए, यानी कि आपका ए बी सी समरूप किसके होगा, आर क्यू पी के, न कि पी क्यू आर के। ठीक है, ये भुजा का अनुपात जैसा होता है, ए बी लिखे जब शुरू में, तो ए बी हम ए बी का संगत क्या है, आर क्यू, तो आर क्यू भी लिखेंगे शुरू में। अगर आप ए बी को लास्ट में लिखते हैं तो आर क्यू को भी क्या लिखते हैं आप, लास्ट में लिखते हैं। इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया संगत। अब जब संगत ये हो गया, तो संगत हो गया, तो संगत भुजाएं बराबर हो गए, अनुपात में हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया, समरूप किस कंडीशन से हुआ है, अनुपात एस 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 से, एस एस एस
समरूपता, या फिर बोल सकते हैं 6.4 समरूपता। ठीक है, अब जब समरूप हो गए तो प्रत्येक एंगल बराबर होंगे, प्रत्येक संगत एंगल बराबर होंगे। संगत मतलब क्या, अगर हम यहाँ पर लिखें ए तो ये किसके बराबर होगा, आर के। अगर हम यहाँ पर लिखे बी, वो किसके बराबर होगा, क्यू के। और मैं यहाँ पर लिखा हूँ सी, तो किसके बराबर होगा, पी के। यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण आर के, कोण ए बराबर होगा कोण आर के। कोण बी बराबर किसके होगा, कोण क्यू के, दोनों पे है, दोनों पे है। कोण सी बराबर किसके होगा, कोण पी के। इतना बात समझ में आया, आ गया। अब हमको तो निकालना है पी, यानी कोण पी निकालना है। और कोण पी किसके बराबर है, कोण सी के, क्योंकि इसमें तो एंगल दिया है कोण सी के, और कोण सी का मान तो दिया ही नहीं है। अगर हमको कोण सी का मान मालूम चल जाए तो कोण सी किसके बराबर है, कोण पी के, तब मान निकाल लेंगे। बताओ सी का मान निकालने का कोई तरीका दिख रहा है, दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इस त्रिभुज में दो कोण दिया हुआ है, तीसरी का कोण ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि ट्रायंगल, यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है, 180। कोण ए का मान कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री, प्लस कोण बी का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, और कोण सी का मान हमको निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 140 डिग्री प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से ही प्लस का है, ये क्या जाएगा माइनस का 140 डिग्री। तो कितना जाएगा कोण सी का मान, 40 डिग्री। कोण सी का मान आ गया 40 डिग्री, और समरूपता के मान हम सिद्ध किए हुए कि कोण सी किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है। यानी कि कोण पी का वैल्यू कितना आ गया, 40 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है कि आकृति दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि एओ इंटू है ओबी के, ओसी इंटू है ओडी के। तो दर्शाना है कि कोण ए कोण सी के बराबर है, कोण बी कोण डी के बराबर है। बताया गिवन क्या है, दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ओ ए इंटू में है ओबी और ओ सी इंटू में है ओडी, ये दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर होगा कोण सी के और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। डी है, ये हमको साबित करना है, ये दर्शाना है। क्योंकि क्वेश्चन तो हम लिखते नहीं है एग्जाम में, तो हमको इतना लिखना होता है कि गिवन ये दिया हुआ है और सिद्ध करना है। हम बताए थे कि जब भी सिद्ध करने वाला होगा क्या स्टेप होगा, गिवन, सिद्ध करना, रचना और प्रमाण। लेकिन हमारे पास तो रचना की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रचने की जरूरत नहीं होती है, थ्योरम में रचने की जरूरत होती है। तो क्या होगा, अब हम प्रमाण में आएंगे डायरेक्ट। प्रमाण में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। प्रमाण में गिवन का उपयोग करके हम लोग सब करते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ये हमको गिवन है, गिवन है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओ ए और क्या है, ए बी है, और ओ डी ओ सी है। तो हम ऐसे करते हैं ना कि एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के अनुपात को बराबर करने का सोचते हैं। तो एओ इस त्रिभुज का है, तो उस त्रिभुज का क्या है, ओसी है, तो ओसी को इधर लाते हैं। तो हम लिख सकते हैं एओ बटा में ओसी, लिख सकते हैं एओ बटा में ओसी इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, ओडी बच गया, और इधर से भेज दीजिए क्या चीज, ओबी, ओडी बटे में ओबी, अनुपात में हो गया, और अनुपात में हो गया। और कोण ए ओ डी मतलब ए कोण इज इक्वल टू कोण सी ओ बी मतलब कि ए कोण, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों कोण बराबर है, और इसके आंतरिक भुजाएं एक ही अनुपात में है, एक ही अनुपात में है।
और ऐसा होने पर ये दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप। किससे, SAS से, साइड एंगल साइड 6.5 पर जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, अभी जो हम लिखे हैं ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसी में लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिभुज। देखो कि त्रिभुज किसमें, AOD तथा त्रिभुज किसमें, COB में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोण AOD बराबर किसके है, कोण COB के, तिरछाभिमुख कोण से, तिरछाभिमुख कोण से बराबर है ना। और ऊपर से OA बटा में OC और OD बटा में OB है, समझे। तो इसलिए त्रिभुज, अब ध्यान दीजिएगा, O के बराबर है तो O जहां लिखेंगे वहीं O लिखेंगे। अगर O हम बीच में लिखते हैं तो इस भी त्रिभुज में O कहाँ लिखेंगे, बीच में। उसके बाद में यहाँ पर AO है तो A नहीं है तो A पहले दे देते हैं, तो A क्या है, OC है तो O यहाँ पर है, C यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। ये क्या है, OD है तो O यहाँ पर है तो D लास्ट में दे देते हैं, तो OB है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो यानी कि त्रिभुज AOD समरूप किसके होगा, त्रिभुज COB के। ये क्या होंगे, समरूप होंगे। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तब प्रत्येक संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। प्रत्येक संगत कोण बराबर होगा तो आप देखेंगे कि कोण यहाँ पे दिख रहा है, कोण इसके नीचे दिख रहा है, तो त्रिभुज समरूप, ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो कोण A यानी पहला स्थान पर जो लिखा हुआ है वो पहला स्थान के बराबर होगा, यानी कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के, ठीक है। और क्या होगा बताइए, और होगा O बराबर हो जाएगा O के, यानी कोण, वो तो बराबर दिया ही था, O और O के बराबर यहाँ पर शीर्ष अभिमुख कोण तो कभी किए थे। और कोण D, कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के, यानी कोण D बराबर हो जाएगा कोण B के। और यही हमको क्या करना था, साबित करना था। बात समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझ में। तो जो दिया हुआ था, ये पॉइंट में दिया हुआ था, इसको अनुपात में कर लिए। उसके बाद में ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से है, तो दोनों त्रिभुज हम देख रहे हैं कि एक कोण बराबर O वाला, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है और भुजाएं अनुपात में है। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। किसको शब्द से, SAS समरूपता, समरूपता से 6.5 पर यूनिट, ठीक है। तो इसलिए इसके प्रत्येक अंक बराबर होंगे, और जब प्रत्येक अंक बराबर होंगे तो A C के बराबर होगा और D B के बराबर होगा, जिसको हमको साबित करना था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। वो हो गया, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में बहुतों बार पूछा हुआ है तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये VBI क्वेश्चन है, VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, 90 सेंटीमीटर लंबी एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे से के आधार से पड़े 1.2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। हम पूरा पढ़ लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, एक एक काम करते हैं और उस तरह पढ़ते हैं। कहता है कि 90 सेंटीमीटर की एक लड़की है, वो क्या कर रही है, बल्ब लगे खंबे, बल्ब लगे खंबे, एक खंबे से के आधार से पड़े कितना मीटर की चाल से चल रही है। तो एक बड़े बल्ब लगा हुआ खंबा बनाइए, मान लीजिए ये खंबा है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा, ठीक है, जो रोशनी दिख रहा है, ठीक है ना। तो बल्ब लगा हुआ खंबा है, इसके आधार से वो चल रही है लड़की, और आधार से चल रही है कितना मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, 1.2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इस आधार से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.1 सेंटीमीटर ऊंचा है, बात समझ में, बल्ब पहले बना दिए और एक लड़की है वो जो चल रही है इस लाइन पर आधार पर चल रही है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर, यानी जो ये ऊंचाई है वो कितना है, 3.6 सेंटीमीटर ऊंचाई, यदि 4 सेकंड बाद, यानी कि लड़की जो है वो चल रही थी 1.2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही थी, और कितना देर चली,
4 सेकेंड चली। तो आप जानते हैं कि अगर हम 1 पॉइंट मैंने चाल, ये चाल है और ये समय है, चाल गुने समय करेंगे तो क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। यानी कि 1.2 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, 4 सेकेंड चली, अगर आप इसे गुना कीजिएगा तो 4.8 मीटर आ जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, यानी इतना दूरी उसने चला। तो मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा हो, ठीक है, पहुंची, 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बताओ, पहले ही ऊपर देखा लड़की कितनी लंबाई की है, 90 मीटर। तो यहाँ पे पहुंची तो लड़की कुछ ना कुछ लंबाई होगा, और वो लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। वो लंबाई कितनी है, 90, नीचे लिखते थोड़ा सा बढ़िया से, 90 सेंटीमीटर। ये लड़की खड़ी है, देखिए एक बल्ब लगा था जिसमें 3.6 मीटर ऊंचाई का था, ये 1.3 मीटर पर सेकेंड की चाल से 4 सेकेंड चलती है, तो कहाँ कितना पहुंच जाएगी, 4.8। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 4.8। ये ना हुआ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का यही दूरी होगा, 4.8, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये क्या हो जाएगा, 4.8। और ये लड़की की लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर, कुछ में दिया हुआ है। तो इसकी छाया, यहाँ से बल्ब लगा हुआ है, छाया तो इधर बनेगा, तो यहाँ से शेडो कैसे बनेगा, ऐसे, ऐसे बनेगा। और शेडो को हम डॉटेड लाइन से दिखा तो डॉटेड लाइन दिखा दीजिए, डॉटेड लाइन से हम दिखाए थे, ऐसे शेडो बने। और ये कलात्मक रेखा, इसको मिला दीजिए, ये शेडो बन रहा है किसका, लड़की का, नहीं तो पूछ रहा है क्या कि छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ है, यही तो छाया की लंबाई है, यही तो छाया की लंबाई है। अब इसका नाम रख दीजिए, हम इसका नाम रखते हैं ए बी, इसका रखते हैं सी डी, और इसका रखते हैं ई, ठीक है। अभी जो काम किए है ना, ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इस उस टाइप का क्वेश्चन इसमें देकर समरूपता से बनाने के लिए आपको सिखाना चाहता है। तो आप जो है, अब इसको जो जो लिखे हैं, जो आप किए हैं उसको आपको लिखना होता है। आपने क्या किया, माना कि माना कि माना कि क्या चीज, ए बी बल्ब लगा हुआ खंबा है, बल्ब लगा हुआ खंबा, ए बी बल्ब लगा हुआ खंबा है, सीडी लड़की की ऊंचाई है, सीडी क्या है, लड़की की, सीडी लड़की की ऊंचाई है, ठीक है, सीडी लड़की की ऊंचाई है, ठीक है। बी बल्ब का आधार बिंदु है, बी बल्ब का आधार बिंदु है, जहां से लड़की 1.2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 4 सेकेंड तक चलती है। ए बी बल्ब लगा हुआ खंबा है, सीधी लड़की की ऊंचाई है, ए बी बल्ब का आधार बिंदु है, जहां से लड़की 1.2 मीटर की चाल से 4 सेकेंड तक चलती है, 4 सेकेंड तक चलती है। उसके बाद क्या हो रहा है, 4 सेकेंड चलती है, तो डीई डीई छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। जो डी है, डी छाया की लंबाई ज्ञात करनी, ठीक है। आपकी भाषा जो है ना, अपने मन से भाषा कुछ भी लिख सकते हैं, बशर्ते कि जो लिखे हुए हैं वैसे होना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है कि आप ऐसे नहीं वैसे लिखना है, ठीक है। अब आप दो त्रिभुज यहाँ पर दिख रहे होंगे, एक सी डी ई और एक देख रहे होंगे ए बी ई, दो त्रिभुज देख रहे हैं। इस दोनों त्रिभुजों को तो ध्यान से देखिए। अब हम जब हम करने जा रहे हैं, मतलब जब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देखेंगे त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई तथा
त्रिभुज CDE में हम कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि कोण E जो है, कोण E दोनों में है, दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन। कोण E क्या है, कॉमन है, यानी बराबर है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो B और यहाँ पर देखिएगा तो D, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री से है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये सीधा रूप से खड़ा हुआ है, सीधा रूप से खड़ा होता है तो 90 होता है, यानी कोण ABE बराबर है कोण CDE के, कहाँ से, 90 डिग्री। किससे, 90 डिग्री। समकोण से लिख सकते हैं 90 डिग्री या समकोण, समकोण है, समकोण है, समकोण है, समकोण से लिख देते हैं, समकोण, समकोण से, समकोण दोनों समकोण से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। और जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरे कोण अपने आप बराबर हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो त्रिभुज, जब ध्यान रखिएगा कौन सा, जहाँ ई लिखेगा वहीं पे ई, और जहाँ पे बी वहां पर ही क्या होगा, डी। तो हम लिखे हैं ना, बी जहाँ पर है वहीं पर डी है, जहाँ पर ई है वहीं पर क्या है, ई है। तो इसका मतलब हम लिखा हुआ चीज क्या है, सही है। तो हम लिख सकते हैं ABE समरूप त्रिभुज CDE के, किस नियम से, AA समरूपता। आप कहिएगा 3 को 1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम यहाँ पर 2 को 1 का उपयोग किए हैं। क्या 2 को ए से हो जाता है, हो जाता है, क्योंकि जब दो एंगल का बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम 2 एंगल ही देख रहे हैं इसमें, तीसरे एंगल के बारे में कुछ नोटिस नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि जब 2 एंगल के बराबर हो जाएगा, तीसरे एंगल का अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, समरूप रहते हैं, ए समरूपता से। अब जब समरूप हो गए तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसको ऊपर लिखते हैं त्रिभुज समरूप हैं तो इसकी भुजाएं का अनुपात बराबर होगी, यानी अगर हम यहाँ पर AB लेंगे तो इसे क्या लेंगे, CD, यानी AB बटा में हो जाएगा CD इज इक्वल टू, अगर हम लेते हैं लागू में BE तो क्या होगा, DE, DE बटा में DE, और एक अगर पहले का लास्ट लेते हैं AE, इसे क्या लेंगे, CE, AE बटा में CE, ये तीनों बराबर, बट इस तीनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों चीज क्या है, समरूप है। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम तीनों का उपयोग नहीं करना है, हमको कौन कौन सा मान दिया हुआ है, देखिए इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, इसका भी मान दिया हुआ है, यानी कि BD का मान दिया हुआ है। हमको किसका मान निकालना है, DE का मान निकालना है, हमको DE का मान निकालना है, ठीक है। तो हम जो जो जिसका जिसका उपयोग हो रहा है ना, वही वाला लेंगे। आप बताइए किसका उपयोग हुआ है, AB का उपयोग हुआ है और CD का उपयोग हुआ है, यानी इसका उपयोग हुआ AB बटा CD का। उसके बाद में ये भुजा वाला का इस्तेमाल होता है, यानी कि BE और DE का इस्तेमाल होता है। DE हमको निकालना है, यही ना निकालना है हमको, यही हमको वाट करना है, छाया यही है, यानी DE हमको याद निकालना है, यानी ये निकालना है। तो इस वाला को निकालना है, यानी ये दोनों को लेना हो, तो हमको इसका कोई काम नहीं है, यानी हम ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये AB का मान कितना दिया, बताइए। AB का मान दिया हुआ है 3.6 बट्टे में CD का मान कितना दिया हुआ है, CD का मान दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 3.6 मीटर दिया हुआ है, 3.6 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, देखो तो आपकी किताब में मिस्टेक है, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर क्या होगा, मीटर, ये बल्ब क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, मीटर होगा। तो देखिए 3.6 मीटर और क्या है, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.9 मीटर, क्योंकि जब हम 100 से भाग करेंगे 90 सेंटीमीटर को आप रफ में कर सकते हैं, इतना आपको आना चाहिए। 90 सेंटीमीटर को अब हमको मीटर बदलना है, 90 को 100 से भाग करेंगे, ये किसमें बनेगा, मीटर में। 2 को अंक दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो दिया हुआ तो एक अंक बाद दशमलव होगा, तो एक अंक बाद दशमलव कितना होगा, 0.9, यहाँ पर शोभा के लिए हम जीरो दे सकते हैं, तो 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। अब ये BE क्या आपके पास मालूम है, BE मालूम नहीं है, BE मालूम नहीं है, लेकिन हम इस BE को पूरा को हम इतना कर सकते हैं BD प्लस DE, तो हम लिख सकते हैं BE को BD प्लस DE, और नीचे भी हमको D निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम करें, ध्यान दीजिए दें, तो इस दशमलव, एक अंक दशमलव, एक अंक दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव से ये कट जाए,
और कट जाएगा तो क्या जाएगा, अब मीटर से मीटर कट जाएगा, तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, यानी 4 मतलब कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, तो 4 इक्वल टू बी डी का मान दिया हुआ है कितना, 4.8 हम लोग निकाला है, तो इसका हो जाएगा 4.8। अब प्लस हमको डीई का मान नहीं दिया हुआ है, अब बट्टे में डीई। यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डीई भागा में इधर का गुना में हो जाएगा, जब गुना में होगा तो 4 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4 डीई हो जाएगा, इज इक्वल टू 4.8 अब प्लस डीई। अब ये डी प्लस का है, इधर क्या है माइनस का, तो 4 डीई माइनस का डी, यहाँ पे हो जाएगा 4.8 था ना, मिस्टेक हो गया 4.8, तो क्या हो जाएगा 4 डीई, डीई इधर का माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 4.8। अब यहाँ पे 4 डी है और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है, एक है, एक डी, तो 4 डी में से एक डी जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 डी इज इक्वल टू 4.8। ठीक है, तो हम उसको क्या निकालना है, डीई का मान निकालना है, तो इसलिए डीई बराबर हो जाएगा 4.8 बटे में 3। जब आप इससे भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3 एक आएगा और 8 आएगा, 3 छक 18, एक अंक दशमलव से आप भाग कर सकते हैं, छोटे ऐसा होता है, चलो होगा एक अंक दशमलव है तो एक अंक दशमलव हो जाएगा, इतना मीटर। यही क्या है डी, और यही क्या है छा है, और यही हमारा क्या है आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को एक दो बार ध्यान से रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसे क्या बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में भी इस टाइप का आता है, इसलिए आपको और ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं उदाहरण, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे हम लोग, दिया हुआ है आकृति दिया हुआ है, थोड़ा सा पीछे आकृति दिया हुआ है ताकि आपको समरूपता की समझ है कि नहीं वो चेक कर रहा है कि आप रटे हुए। उसके बाद में बोल रहा है कि सीएम और आरएन क्रमशः एबीसी और पीक्यू वाले का क्या है, माध्यिका है, सीएम और आरएन। माध्यिका का मतलब होता है कि माध्यिका जो होता है जिस भुजा पे होता है उस भुजा को बराबर भागों में बांटता है। मतलब अगर ये माध्यिका है ना, अगर ये सीएम माध्यिका है तो ये ए बी भुजा को दो भागों में बांटा है, और ये भुजा इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भुजा भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। उसके बाद कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी ए बी सी यानी पूरा होल त्रिभुज, उसके बाद पी क्यू आर यानी पी क्यू आर पूरा होल त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो आपको साबित करना है कि ए एम सी, देखिए दिया क्या है कि पूरा होल त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर पूरा होल त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ये दोनों माध्यिका है। तो आपको साबित करना है ए एम सी मतलब ये त्रिभुज, और पी एन आर मतलब इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है, एक ये साबित करना है। दूसरा, आपको नीचे आप देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में, देखो 3 गो इसमें साबित करना है, 3 गो चीज साबित करना है, यानी एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। अगर आएगा तो या तो एक क्वेश्चन आएगा साबित करने के लिए, या फिर अगर तीनों दे दिया तो 5 नंबर में देगा। सी मतलब इस त्रिभुज आर एन क्यू यानी इस त्रिभुज के समरूप ये साबित करना है। उसके बाद करना है सी एम बटे में आर एन, यानी ये सी एम जो होगा वो किसके बटा में होगा, आर एन के, और ए बी बटा में पी क्यू, ए बी यानी ये जो है वो किसके बटा में होगा, पी क्यू के। समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि ये तीनों साबित करना है। सबसे पहले हम साबित करने के लिए क्या करते हैं, आपको बताया था कि सोल्यूशन करने जाते हैं तो पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, और गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि गिवन में क्या दिया हुआ है कि एबीसी और पीक्यूआर दो क्या है, दो त्रिभुज है, जिसमें एबीसी समरूप किसके है, पीक्यूआर के। देखिए ए बी सी तथा एबीसी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं, जिसमें 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 क्या है, एबीसी ट्रायंगल एबीसी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर की। ट्रायंगल एबीसी समरूप किसके है, पी क्यू आर की। और क्या दिया हुआ है, सीएन और आरएन एबीसी और पी क्यू आर का माध्यिका है, सीएन और
आर सी एम और आर एन क्रमशः त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं हैं। ये आपको क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, गिवन है। इसमें रचना की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ ऑलरेडी, तो रचना की आवश्यकता नहीं है। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये दोनों स्टेप जो है ना, ये क्वेश्चन से लिखा हुआ स्टेप होता है। इसको लिखना जरूरी होता है क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में लिखते नहीं हो, इसलिए आपको लिखना होता है कि आपको दिया क्या है, गिवन दिया हुआ है ये क्या, क्योंकि आप प्रमाण में लिखते हो कि गिवन थे, तो गिवन आपके तो कॉपी में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आपको लिखना पड़ता है गिवन ये दिया हुआ है। और सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? पहला हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन आर। दूसरा सिद्ध करना है हमको सी एम बटे में आर एन बराबर होगा ए बी बटे में पी क्यू के। और तीसरा हमको साबित करना है त्रिभुज सी एम बी समरूप होगा त्रिभुज आर एन क्यू के। ये साबित करना है। ये यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ तक जो क्वेश्चन में लिखा होता है उसको मैंने लिख दिया कि दो त्रिभुज दिए हुए हैं, दो त्रिभुज में ए बी सी पी क्यू आर समरूप है और सी एम और आर एन क्या है? माध्यिका है। हूबहू क्वेश्चन मैंने लिखा है। और सिद्ध करना क्या है? तो सिद्ध करना यहाँ पर 3 गो था, वही पॉइंट हमने लिख दिया। अब हम चालू करेंगे कथी? प्रमाण। अब हम चालू करेंगे प्रमाण। प्रमाण कैसे करेंगे? तो हम आपको बताए थे कि जो चीज दिया हुआ होता है उससे हम कुछ निकालते हैं और उसका उपयोग करके हम साबित करते हैं। तो पहले हम दिए हुए चीज को निकालेंगे, फिर हम एक एक करके सिद्ध करेंगे। तो नीचे तो संभव नहीं है, नीचे बहुत कम जगह बचा है, ऊपर से हम करते हैं, ठीक है। अब हम प्रमाण जब करते हैं तो प्रमाण यहाँ पर न लिख के हम ऊपर लिखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, वो प्रमाण हम दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। प्रमाण, प्रमाण में गिवन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि त्रिभुज ए, कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमको क्या है? गिवन। और अगर हमको एक गिवन है तो दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसमें से हम क्या क्या निकाल सकते हैं उसको निकालिए। हम निकाल सकते हैं कि प्रत्येक संगत कोण बराबर होंगे, प्रत्येक संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, तो उसको निकाल लीजिए। यानी कि कोण ए बराबर किसके होगा? कोण पी के। संगत मतलब ये पी के, बी क्यू के, सी आर के। ए बराबर हो गया पी के, बी किसके बराबर होगा? क्यू के। कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। कोण सी बराबर किसके होगा? कोण आर। इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपके परिमाण में होने वाला है। अगला क्या? आप जानते हो कि अनुपात बराबर होता है ए बी बटा में पी क्यू, यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा में क्यू आर, बी सी बटा में क्यू आर। और उसके बाद में पहला लास्ट ए सी बटा में पी आर। हम फिगर क्यों देख नहीं रहे हैं? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमको यहाँ से समझ है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका जो संगत होगा, अगर हम शुरू कर लेंगे तो शुरू कर लेंगे, लास्ट करेंगे तो लास्ट कर लेंगे, फर्स्ट क्लास करेंगे तो फर्स्ट क्लास कर लेंगे। बात समझ में आया? ये अनुपात में होगा और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। एक चीज गिवन दिया था, उससे हमने 2 गो रिजल्ट निकाल लिया और दोनों को समीकरण मान लिया। दोनों को प्रमाण करने में हमको मदद मिलेगा। अब और कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? माध्यिका दिया हुआ है। दिया हुआ है कि सीएम और आरएन क्या है? माध्यिका है। नहीं तो सीएन माध्यिका है, सीएम अगर माध्यिका है, सीएम माध्यिका है तो आप जानते हो कि इस AB को 2 भागों में बांटेगा, बांटेगा ना। तो जब AB को 2 भागों में बांटेगा तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर में 2AN या 2MB। देखिए ये AB को बराबर भाग में बांट रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? AB बराबर में क्या होगा? ये पूरा बढ़ के AB में बराबर क्या हो जाएगा? AM बटा में MB, है ना। या ऐसे समझिए ना, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप लिख सकते हो AM बराबर किसके होगा? MB के। ये AM बराबर किसके होगा? MB के। क्यों में बराबर होगा? क्योंकि CM क्या है?
माध्यिका है। पीएम माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका है, ठीक है। उसी प्रकार वहां पे देखिए पी एन बराबर किसका होगा, एन क्यू के। क्यों? क्योंकि आर एन क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है। और इसको हम मान लेते हैं, इस दोनों को मान लेते हैं समीकरण 3। इस तीनों का उपयोग हम करने वाले हैं सिद्ध करने में। बात समझ में आया कि नहीं? और हम आगे करते हैं। तो अभी तक हमने प्रमाण में क्या किया, अभी तक हमने प्रमाण में एक ही काम किया है कि जो दिया हुआ था समरूप, उससे हमको दो फायदा हुआ कि एंगल सब बराबर होंगे, उसको एक समीकरण मान लिए, अनुपात बराबर होंगे, उसको दूसरा समीकरण मान लिए। उसके बाद माध्यिका दिया था, तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, भुजाओं को अनुपात में बराबर, भुजाओं को बराबर भागों में बांटेगा, यानी एम एम बी के बराबर होगा, पी एन एन क्यू के बराबर हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमको साबित करना है ए एम सी और पी एन आर, यही साबित करना है ए एन सी और पी एन आर। उसको साबित करने से एक और काम कर सकते हैं। आप बताइए, ए एम जो है वो एम बी है, तो हम लिख सकते हैं जब दोनों बराबर है तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, हम ए बी बराबर लिख सकते हैं ए एम प्लस में एम बी, यानी ए एम और एम बी लिख सकते हैं ना। ए बी बराबर लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी लिख सकते हैं। अब आप इसको जो है दो रूपों में लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको ए एम प्लस ए एम भी लिख सकते हो। क्यों लिखोगे एम प्लस ए एम? क्योंकि यहाँ पर एम बी जो है किसके बराबर है, ए एम के, तो हम एम बी की जगह पर ए एम भी लिख सकते हैं और ए एम की जगह पर एम बी भी लिख सकते हैं। या फिर आप ए बी लिख सकते हो कि एम बी आप प्लस एम बी लिख सकते हो ना। ए एम प्लस ए एम भी लिख सकते हो और एम बी प्लस एम बी भी लिख सकते हो। तो बताओ ए एम प्लस ए एम बराबर कितना हो जाएगा, टू ए एम, टू ए एम, और एम बी प्लस एम बी बराबर कितना हो जाएगा, टू एम बी, टू एम बी होगा कि नहीं होगा। ए एम प्लस ए एम इक्वल टू टू एम और एम बी प्लस एम बी इक्वल टू टू एम बी, किसके बराबर, ए बी। यानी ए बी बराबर में कितना हो गया, टू ए एम या फिर टू एम बी लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक उसी प्रकार अगर हमको लिखना हो पी क्यू, तो पी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं पी एन प्लस में एन क्यू, पी एन प्लस में एन क्यू। तो इसको आप लिख सकते हो पी एन प्लस पी एन या फिर एन क्यू प्लस एन क्यू। तो ये हो जाएगा टू पी एन इज इक्वल टू टू एन क्यू। और ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 5। हम इतना सारा चीज निकाल सकते हैं, इसका हम लोग को फायदा मिलेगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गिवन सदैव क्या क्या निकालेंगे, समरूप दिया था तो एंगल बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। माध्यिका दिया था तो ये दोनों बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ए बी को एम बराबर एम एम भी लिख सकते हैं और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर उसका पी क्यू को पी एन प्लस एन क्यू लिख सकते हैं। पी एन के जगह पर हम पी एन लिखेंगे तो एन क्यू की जगह पर भी हम पी एन लिख सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो क्या होगा, टू पी एन और टू एन क्यू। इतना समझ में आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। इतना करने के बाद हम पहला नंबर क्वेश्चन करेंगे। ए एम सी और पी एन आर को हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। ए एम सी मतलब कि हमारा कौन सा सिद्ध करने वाला है, ये वाला और ये वाला। आप जानते हैं गिवन दिया हुआ है उससे कि ए किसके बराबर है, पी के बराबर है। लेकिन बाकी इस दोनों त्रिभुज में एंगल बराबर है जरूरी नहीं है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ये वाला भुजा जो है, इस भुजा क्या होगा, अनुपात में होगा किससे, गिवन से। देखिए ना, ए बराबर है पी के, गिवन से तो ए बराबर पी हो गया, ए वो चीज। एक दूसरा चीज क्या है, ये भुजा जो है ना इसके अनुपात में होगा, यानी ए सी बटा में पी आर। ए सी बटा में पी आर यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, यानी ये और ये दो कंडीशन हो गया। तो अगर हमको ये कोण बराबर है और एक भुजा का अनुपात है, अगर हम ए भुजा का अनुपात कर दें तो हमारा समरूप सिद्ध हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि हम जानते हैं कथी, कि त्रिभुज, क्या जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है।
और जब समरूप है तो भुजाएं का अनुपात बराबर है। तो भुजाएं का अनुपात क्या है, देखिए भुजाएं का अनुपात क्या है, भुजाएं का अनुपात है ए बी बटा में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटा में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बटा में ए सी ऊपर नीचे ले तो पी आर, यही है, ठीक है, यही है। चाहे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि समीकरण एक से, सब को हम निकाल चुके हैं वहां पर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसको निकाल देते हैं। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, समीकरण एक से ये अनुपात में बराबर है, एक मिनट रुकिए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, उतना लंबा करने की जरूरत बढ़ाओ। ए बी यानी कि हम लिख सकते हैं, हमको इसको चाहिए, ये चाहिए, तो ए बी बटा में पी क्यू इज इक्वल टू क्या चीज, इधर वाला ए सी बटा में पी आर, ए सी बटा में पी आर, ये कहाँ से बताइए तो, गिवन, गिवन नहीं, ये जो समीकरण है वही से, कौन समीकरण से बताइए तो, समीकरण दो से, समीकरण दो से हम क्या जानते हैं कि ए बी बटा में पी क्यू और ए सी बटा में पी आर, कोई दिक्कत है। अच्छा, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, 2am, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं 2am, तो ए बी को हम लिख दिए 2am बटे में पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को लिख सकते हैं 2, देखो एम लिख रहे हैं, इस त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं ना, तो एम लेंगे, इस त्रिभुज को क्या लेंगे, एनपी लेंगे, तो क्या लेंगे बताओ तो, हम पी क्यू को लिख सकते हैं 2pn, क्या लिख सकते हैं 2pn, इसको ऐसे ले लेते हैं AC भत्ते में पी आर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा AM बटे में PN AC बटे में PR। अच्छा, इस आप कहाँ से लिखे हो, 2M और 2P कहाँ से लिखे हो, ये समीकरण 4 और समीकरण 5 से, तो समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से, बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब हम इस दोनों त्रिभुज में देख सकते हैं, किस त्रिभुज में, उस दोनों त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज, ट्रायंगल AMC तथा ट्रायंगल PNR में क्या होगा, AM बटे में PN और AC बटे में PR, कोई दिक्कत, नीचे दिखेगा AM बटे में PN और AC बटे में PR, और कोण A बराबर है कोण P के, ये कहां से, ये AM बटे में PN AC बटे में PR अभी लाए हैं यहाँ पे, और कोण A किसके बराबर होगा, कोण P के, कहां से ही, समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो जब ये अभुजाएं का अनुपात में है और ये क्या है, कोण बराबर है, तो इसलिए ट्रायंगल AMC समरूप हो जाएगा ट्रायंगल PNR के, किससे, SAS, साइड एंगल साइड समरूपता से। पहला हमने सिद्ध कर दिया, ये हो गया प्रूव्ड। आया बात समझ में, मैंने क्या किया, दोनों त्रिभुज में देखा कि ये कोण बराबर है, दिया हुआ था, दिया हुआ निकाला था मैंने, और ये भुजा इस भुजा का अनुपात बराबर था, और ए भुजा का अनुपात मैं निकाल दिया, तो क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब हमको दूसरी क्या करना है और फिर तीसरी क्या करना है, ठीक है। तो करते हैं इसे उतारने के बाद, अब इसको जो किया ना, अब इसको हम समीकरण मान लेंगे समीकरण 6, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर सिद्ध करते हैं। 2 नंबर में क्या कॉल है, 2 नंबर में हमको सिद्ध करना था CM बटे में RN AB बटे में PQ। चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, चूंकि त्रिभुज AMC समरूप किसके, त्रिभुज PNR में समरूप किया हम लोग, समरूप है। जब आप समरूप है तो इसके सभी अनुपात बराबर होंगे, सभी अनुपात बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे, तो अगर समरूप है तो सभी अनुपात क्या होगा बताइए तो, AM बटे में PN इज इक्वल टू MC बटे में NR इज इक्वल टू AC बटे में PR, होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा सबका। अब हमको साबित करना है CM बटे में RN, यानी CM बटे में ये CM, इसको हम लिख सकते हैं MC को लिख सकते हैं CM, अब बटे में NR लिख सकते हैं हम RN, लिख सकते हैं ना उल्टा करके, तो ये इसको रखना है, और हमको AB बटा PQ सिद्ध करना है। आप जानते हो कि ये AC बटे में PR है,
और ये बराबर होता है ए बी बटे में पी क्यू के, कहाँ से, समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 2 में सभी भुजाएं अनुपात में बराबर थे। तो हम इस दोनों को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सीएम बटे में आर एन, या हम लिख सकते हैं सीएम बटे में आर एन बराबर ए सी, इसको तो थोड़ी इसको जरूरत नहीं है, इसको बताते हैं ए सी, ए सी, ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी, और पी क्यू को लिख सकते हैं ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी, और पी आर को लिख सकते हैं हम पी क्यू के बराबर होगा, कहाँ से बराबर होगा, समीकरण नंबर 2 से, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में आपको भुजाओं का अनुपात था ए सी बटे पी आर, किसके बराबर था, ए बी बटे क्यू पी क्यू के। तो ये जब इसके बराबर था तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं, और यही हमको सिद्ध करना था, तो ये हमको क्या हो गया प्रूव। ये दूसरी का आसान था। अब आइए तीसरी का, तीसरी में जिस तरह हम लोग इसमें किया है ना, ठीक उसी प्रकार उसमें करेंगे। ठीक है, उसमें क्या करना है, हमको ये हरा वाला ए वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमको साबित करना है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज साबित करना है। आप जानते हैं क्या चीज, कि बीसी, बीसी जो है वो बटा में किसके होगा, बीसी बटा में कैसे होगा, क्यू आर, क्यू आर, और फिर ए बी बटा में किसके होगा, पी क्यू। ये कहाँ से, समीकरण 2 से, दो सब जानते क्या जानते हैं, समीकरण 2 से जानते हैं, ये भुजाएं के अनुपात में होगी, होगी भुजाओं के अनुपात में होगी, और जब ये भुजाओं के अनुपात में होगी तो हम जानते हैं कि हम इस बीसी को, ये क्या बोलते हैं यहाँ पर ए बी को, इस ए बी को हम लिख सकते हैं 2 MB, यानी बीसी है, बीसी बटा क्यू आर, तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन हम इस ए बी को, ए बी है उसको लिख सकते हैं एम बी, ए बी को 2 MB, क्योंकि ए बी जो है ना ये 2 MB के बराबर है, एम बी, अब बटे में पी क्यू को लिख सकते हैं 2 NQ के बराबर होगा। ये कहाँ से, समीकरण नंबर 4, जो यहाँ पर लिखे हैं 4 5 से, तो यहाँ पर भी 4 5 से होगा, समीकरण नंबर 4 तथा 5 से ये चीज होगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और जब ये दोनों बराबर होंगे तो फिर हम इस दोनों त्रिभुज में जब ये दोनों बराबर तो 2 से 2 कट जाएगा। अब हम ट्रायंगल ले सकते हैं, ट्रायंगल जिसको साबित करना है हमको, सी एम बी तथा ट्रायंगल RNQ, इसमें ये देखना है क्या चीज, कि 20 बटा में QR और MB बटा में NQ, जस्ट ऊपर हम लोग साबित किए हैं। ठीक है और उसके बाद में इसमें जो है कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और जब ये बराबर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर जो है जब ये बराबर हो जाएगा तो फिर हमारा जो है ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, देखिए ये एंगल बराबर हो गया, और इसके साइड जो है क्या एक अनुपात में, इसके अंतर्गत वाला साइड क्या एक अनुपात में है, तो इसलिए त्रिभुज सी एम बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज RNQ के, किस समरूपता से, SAS समरूपता, SAS समरूपता से क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज CMB समरूप हो जाएगा RNQ के SAS समरूपता से, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पर साबित हुआ था पहले का नंबर, और अब क्या साबित हो गया, तीसरा नंबर। तो इस प्रकार ये तीनों जो है हमने साबित कर दिया, और आपको मालूम होना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो है जल्दी समझ में नहीं आता है, और बड़ा होता है इसलिए, लेकिन आप पैशन से बनाइएगा, आप इस वीडियो को 1 नहीं 2 बार 3 बार करके देखिएगा तो पक्का आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हमने बहुत पढ़ा, 6.3 पढ़ा, 6.5 प्रमेय पढ़ा, और उस पर आधारित जितने उदाहरण थे आपके किताब में उस सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया आज तक ले। अब इस पे आधारित एक्सरसाइज है 6.3, उसको हम, उसमें 16 क्वेश्चन है, उसको भी हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करना चाहेंगे, क्योंकि हमने चाहते हैं कि ज़्यादा वीडियो बने। ठीक है, कम वीडियो में ही कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि आपका जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है, तो आपको अगर समझ में नहीं आता तो बार बार देखिए, अगर
और समझ में नहीं आता है तो फिर कमेंट कीजिए कि क्या आपको दिक्कत हो रहा है। अगले वीडियो में हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।